जय हिंद। कैसे हैं विद्यार्थियों? उम्मीद है बेहतर होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आने वाले समय में कुछ और परीक्षाओं की डेट्स आ गई है, आप सबको पता ही है। बस शुरू करना है और शुरू करना है, रेस्ट नहीं है। मैं शुरू से कह रहा था, जैसे लोग यूपीएसआई के एग्ज़ाम दिए और रेस्ट मोड में चले गए। मैंने मना किया, नहीं, जब तक फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में ना हो तब तक विश्राम नहीं कर सकते। आइए शुरू करते हैं। विश्राम नहीं हो सकता, मेहनत हो सकता है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है, इसे ऐड करना है बस। 101, 102, 103 डॉट 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 200, इसी को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखो, आपके पास जो पहला तरीका है n+1/2, वो शुरू से लेकर के है, 101 से नहीं है वो। ठीक है, तो एक तरीका तो है ही है कि 1 से 200 तक का योग निकालो, उसमें से 1 से 100 तक का योग माइनस कर लो, बड़ा हो जाएगा। एस एन फार्मूला लगा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एस एन बराबर क्या होता है आप जानते हैं? एस एन बराबर होता है n/2 और a प्लस यल का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे आखिरी गिनती पता है। n कितने हो गए भैया? 100। 101 से लेके 200 तक कुछ 100 गिनतियां होती हैं। 100/2 और ब्रैकेट में 101 प्लस 200। आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100/2 मतलब 500, ये हो गया 50 गुणा 301। बस यही गुणा कर दीजिए। 0 5 के 5, 0 5 या 15, 15 0 50। ये रहा। इतने आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। 101 से लेकर 200 तक की सभी गिनती जुड़ चुकी है। बहुत आसान तरीका है, बस केवल थोड़ा सा जानते रहिए, गणित एकदम आसान विषय बन जाता है। एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके पास है, जरा देखिए। ये लिखा हुआ है 2 बटा ये और इतना बटा इतना का मान ज्ञात कीजिए। और मान ज्ञात करते, इसको दो भागों में करेंगे हम लोग। एक बार ये वाला हिस्सा करेंगे और दूसरा वाला ये वाला हिस्सा करेंगे और दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो आओ शुरू करते हैं। पहले इसे करते हैं। एक में से 1/2 घटाओगे आप तो 1/2 आएगा, और 1/2 जब पलटेगा तो 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ 2/1 हो जाएगा, और 2/1 मतलब कुछ नहीं, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है? 2 1 3, यानी पहला हिस्सा जो हमारा आया है वो 2/3 बन चुका। अब गुणा, चलो इसको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए आप जानते हो, पहले का को हल करेंगे उसके बाद भाग करेंगे। यहाँ करो, गुणा करेंगे इसको, ऐसे देखो 3/2 और गुणा 5/6, और उसके बाद डिवाइड करेंगे। एक सही 1/4 मतलब 4 के 4 5/4। 5/4 से डिवाइड करने का मतलब हुआ 4/5 से गुणा कर देना, और हम 4/5 से गुणा कर देते हैं। अब होगा क्या कि ये 5 कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये पूरा का 4 कट जाएगा, यानी यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा, खाली 3 बचा। अगर खाली 3 बचा तो इस 3 से इस 3 का गुणा हो जाएगा, आपका उत्तर सिर्फ 2 आ जाएगा। बात खत्म। इतना छोटा सा सवाल था, देखने में कैसा लग रहा है महसूस करिए, और इसका उत्तर देख लीजिए। तो थोड़ा सा आपने धैर्य रखा और सीधे उत्तर आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त है? कोई संख्या 99 से विभक्त होगी, इसकी दो ही पहचान हो सकती है, या तो 11 से कट जाए या तो नहीं, 11 और 9 दोनों से कट जाए, तभी वो 99 से कट सकती है। आओ फटाफट चेक कर लेते हैं। 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, और 11 से कटने के लिए अल्टरनेट अंकों का ध्यान रखना होगा। आओ फटाफट देखते हैं, जोड़ते हैं। 2 4 6 3 9 4 13 5 18। अब चलो अभी बिंदी लगा दे रहा हूँ, 9 से कट रही है। 3 4 5 9 7 16 16 और 2 18 9 27, ये भी कट रही है। बहुत अच्छा। 5 3 8 7 15 17 17 और 8 8 7 15 35 नहीं कट रही है। आगे देख, अच्छा सॉरी, हम तो यहाँ ऊपर देख रहे हैं इन पूरी संख्याओं में से। चलो इसी को चेक कर लेते हैं। ये तो नहीं कट रही है, देखो 4 4 8 2 10 10 7 17 3 20 5 25, ये नहीं कट रही है। 9 से नहीं कट रही, और 6 4 10 4 14 3 17 1 18 9 27, ये भी कट रही। तो ये तीन गिनतियाँ ऐसी हैं जो 9 से कट रही। अब हमें 11 से चेक करना होगा। 11 चेक करने के लिए क्या करेंगे? अल्टरनेट अंक देखो, 9 3 12 12 6 18 4 4 8 1 9, बिल्कुल नहीं कट रही है। देखो कहाँ कटी, 9 3 12 12 और 6 12 और 6 18 4 4 8 18 में से 9 गए 9, बिल्कुल नहीं कट रहा है। यहाँ देखते हैं
5 1 6, 6 और 9 15 और 7 2 9, 9 3 12, बिल्कुल नहीं कट रही है। अब तो एक ही बची है ना, और इसको चेक कर लें। 1 और 4 5, 5 और 4 9, ये क्या है 5 3 8, 8 1 9, ये संख्या है जो 9 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है। पहला विकल्प हमारा सही गया, 11 43 45, ये जो संख्या है 99 से कट रही है। कैसे चेक किया गया, जो संख्या 9 और 11 दोनों संख्याओं से कटेगी वही संख्या जाके 99 से कटेगी। आराम से चेक कर लिया, दोनों की डिविजिबिलिटी आपको याद रखना चाहिए और जल्दी से तय हो जाता है। देखिए ये है आपका कैलकुलेशन। आप देख रहे हैं कि 36 54 में 1764 से भाग दिया गया। 1764 का पहले वर्गमूल निकाला जाए, कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 और 2 दूनी 4, 42। अगर हम 36 54 में 42 से भाग देंगे और उसमें कुछ जोड़ेंगे तब जाके 100 बनेगा, प्लस x बराबर 100। सोचो क्या हो सकता है, चलो काटते हैं। 7 छक्के 42, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, आप 6 से काट दीजिए, 6 8 48 और 6 7 42, 87 आ गया। 87 उधर जाएगा, 100 में से घटेगा और आपका उत्तर बन जाएगा 13। सवाल देखिए, हल करने का तरीका देखिए, बस कैसे हल हो रहा, पेशेंस, धैर्य बनाएं, आराम से लगाएं, सारा उत्तर आपके पास पहुंच जाएगा। लिखा है 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत बताओ। 3 के प्रथम 5 विषम गुणज कौन होते हैं? गुणज माने होता है पहाड़ा में आने वाली संख्या। पहली संख्या 3 है, अब 6 नहीं लेना है, 9 लेना है, अब 12 नहीं लेना है, 15 लेना है, 18 नहीं लेना है, 21 लेना है और 24 नहीं लेना है, 27 लेना है। देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 5। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा, इसी को जोड़ना है। अगर आप देखें तो क्या ये 6 6 के अंतराल पर दिख रहा है, 3 6 9 6 15 6 21 6 27। तो आप जानते हैं जब कोई संख्या आवर्ती क्रम में होती है, यानी कि समांतर श्रेणी में होती है, उसका औसत नहीं निकालना पड़ता है, ठीक बीच वाली संख्या उसका औसत होती है। और आपका उत्तर हो चुका है 15। इतने आसानी से इसे लगाया जा सकता है, देख रहे हैं, बस केवल वैल्यू लिखते चले आइए, उत्तर अपने आप आपके पास पहुंच जा रहा है। ये क्वेश्चन है, विमल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? भाई अगर इनकी आयु का अनुपात 3:5 है तो इसको हम 3x, इसको 5x मान ले रहे हैं। अब इन्हीं दोनों का योग कह रहे हैं 80 है, इसका मतलब 8x बराबर 80 है, तो फिर x बराबर 10 है। अगर x बराबर 10 है तो इनकी आयु 10 तियां 30 है और उनकी आयु 10 बचे 50। सवाल पूछा गया 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 10 साल बाद ये 40 के होंगे और ये 60 के होंगे, और तब इनके बीच का जो अनुपात होगा 20 दूना 40, 20 तिया 60, कौन सा अनुपात हो जाएगा, 2:3। ये रहा, देख रहे हैं आप, फिर से देखिए, एक्स एक्स लगा दिया, इधर एक्स की वैल्यू आ गई, दोनों आयु में रख दिया, फिर जोड़ दिया, बात खत्म हो गई। तो उम्मीद है आप बेहतर समझ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझा जाए। लिखा है किसी संख्या का 680% इतना होता है, वो कौन सी संख्या है भाई? आप जानते हैं x की जगह पे x लिखो यहाँ पे, और लिखा है 680% माने होता है बटा 100, और बराबर लिखा है 290,360। इसी को हल करना है। अगर हम हल करें कहाँ से काट सकते हैं, 1 0 1 0 ऐसे काट दें। अब इसको ऐसे काटते तो ज़्यादा सही है, 17 से काटता हूँ, 17 चौके 68, इसको काटो, 17 1 17, 3 20 और 9 19, 12 120, 120, 17 7 119। अब एक बचा, 0 बढ़ाओ, 17 8 136। अब ये 4 से भी कट रहा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 7 28। ये 100 वहाँ जाएगा तो डबल 0 लग जाएगा, 42,700। ये रहा उत्तर। ये देखो कैसे हल किया गया, इसको मैंने ऐसे ही काट दिया 17 से, 4 से, ये 100 ले जाके वहाँ गुणा कर दिया, छोटा सा सवाल था। अब ये कैलकुलेशन है, कुछ कैलकुलेशन पर रोज अभ्यास होना आवश्यक है,
क्योंकि हर एग्जाम में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है, ये वर्तमान की सच्चाई है। मैंने एक चित्र 225 में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च किया, मैंने उसे 300 में बेचा, मेरे लाभ का प्रतिशत बताओ। भाई 225 में आपने खरीदा था और 15 रुपया उसकी सज्जा में खर्च किया, यानी 240 आपका खर्च हो चुका है। अब बेचा है उसको 300 में, अर्थात 60 रुपये का फायदा मिला। और 60 रुपये का फायदा हुआ, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, 60 रुपये का लाभ हुआ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य था 240। आप जानते हैं 6 चौके 24, 4 से इसको काट देंगे, 25% का लाभ हो चुका है। इस चित्र में कितना लाभ हो चुका है? 25% का लाभ हो चुका है। जो साज सज्जा में खर्च हुआ या मेंटेनेंस में जो खर्चा होता है उसे कास्ट प्राइस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की 2 क्रम छूट देता है। यदि उस वस्तु पर उसे 108 रुपये प्राप्त होते तो उसका अंकित मूल्य क्या था? सोचो, जो भी अंकित मूल्य था उस पर 2 बार छूट मिली है। मान लो x अंकित मूल्य था तो 20% छूट दिया गया, यानी 80/100 हुआ था। फिर 10% छूट दिया, इसका मतलब 90/100 किया गया, और अंत में बिका कितने का? 108। क्या इसे छोटा किया जा सकता है? बहुत आराम से। इसको आप काट दीजिए, दोनों जीरो यहाँ से कट गया। अब 9 से ये कट रहा है, 9 1 9, 9 दूनी 18। अब 4 से भी कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 3 12, और 2 से ये कट रहा है 50। 50 वहाँ जाएगा, 150 बन जाएगा। निश्चित रूप से वो सामान 150 का था। 150 का सामान था, उस पर 2 प्रकार की छूट दी गई और अंत में वह 108 रुपये का बिक गया। ठीक चल रहा है? आइए देखें अगले सवाल पर। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपये अधिक है। धन ज्ञात कीजिए। धन तो मूलधन था, देखो 10 से 3 वर्ष 80 रुपये अधिक, यानी पहला कंडीशन में पहला हमने मूलधन P रुपया लिया, इस पर 4% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज ये रहा। फिर उसी धन पर 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज ये रहा। अब दोनों में कितना अंतर आ रहा है? 80 रुपये का अंतर आ रहा है। अच्छा ध्यान से देखो, अगर ये 16P/100 है, ये 15P/100, तो 16P/100 में से 15P/100 घटाओगे ना तो केवल P/100 बचेगा। अब P/100 बराबर 80 है, तो निश्चित रूप से P बराबर 8000 हो जाएगा। उसमें क्या सोचना है, बोलो P बराबर कितना हो जाएगा? 8000। देखो 16 400 के 16P/100, 15P/100 घटाओगे खाली 1P/100 आएगा। P/100 बराबर 80 है, तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 8000। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितना वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? ऐसे सवाल के लिए अगर इस तरह तरीका अपनाओ, मान लो आपके पास 1 रुपया था, वह 15 वर्षों में 2 रुपया हो गया, वह अगले 15 वर्षों में 4 रुपया हो गया, दुगना होता जा रहा है, और अगले 15 वर्षों में 8 रुपया हो गया। कुल आपका 45 वर्ष खर्चा हुआ और आपका धन 1 रुपया से 8 रुपया हो गया, 8 गुना। तो कितना समय लगा? 45 वर्ष का टाइम लगा। फिर से देखो, आपके पास 1 रुपया था, 15 साल में वो दुगना हो गया 2 रुपया, अगले 15 साल में उसका दुगना हो गया 4 रुपया, अगले 15 साल में उसका दुगना हो गया 8 रुपया। कुल 45 साल खर्च हुए और आपका 1 रुपया 8 रुपया बन चुका है। इसका मतलब 8 गुना हो गया। अगर आप इसको पी करके दिखाने की कोशिश करें तो आप कहेंगे भैया ये फार्मूला हमको पता है, और ऐसे पावर करेंगे n नहीं कै साल? 15 साल, और तब ये 2p बन रहा है। अगर हम थोड़ी देर के लिए p को हटा दें, यहाँ से थोड़ी देर के लिए हम p को हटा दे रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे? हमको 8 गुना करना है तो इसे मुझे क्यूब करना पड़ेगा 8 के लिए, तो फिर इसे भी क्यूब करना पड़ेगा, और इधर हमने क्यूब कर दिया, ये बन जाएगा 1 + r/100 पावर 45, और यहाँ बन जाएगा 8, और तब आप दोनों साइड फिर से p लिख दीजिए और आपका आ गया उत्तर। समय कितना लगा? 45 वर्ष। अब इसमें लिखना बहुत पड़ता है, काहे का लिखे, जब हमको मौखिक यह बात तरीका सही है तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतरीन होगा। और एक सवाल के लिए बहुत ज़्यादा आप समय नहीं खर्च कर सकते हैं। पेपर में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जो विद्यार्थी एग्जाम दिए होंगे उनको यह बात अच्छे से एहसास होगा कि अगर एक तरफ उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया होगा तो दूसरी तरफ कम हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा AB बराबर 64 दर्शाता है?
ए बी बराबर 64 आप समझ सकते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। देखो ये क्या है, 8a बराबर 8b नहीं हुआ, ये क्या है 8b बराबर 8a नहीं हुआ, ये क्या है 4a बराबर 16b नहीं हुआ, ये क्या है ab बराबर 64, यही सही है। ध्यान से देखो, ऐसे सवालों में बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो इससे आप पता चल जाएगा कौन जो है ए बी बराबर 64 दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 50,000 रुपए के साथ एक व्यापार करता है ए, 3 महीने बाद 60,000 रुपए के साथ बी शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में ए को बी से 12,000 रुपए अधिक मिला तो बी का कुल लाभांश क्या था। अच्छा, तो लाभांश बताना है। बताओ, ए साहब जो है ये 50,000 रुपया लगाए हैं, कै साल के लिए, पूरे साल के लिए, और बी साहब जो आए हैं वो 60,000 रुपया लगाए हैं, कितना दिन के लिए, 9 माह के लिए। कैसे पता चला, क्योंकि 3 माह बाद शामिल हुए हैं। अब अगर इसको हम अनुपात दें, इसी अनुपात में पैसा बटेगा, तो इनका 4 जीरो इनका 4 जीरो खत्म किया जा सकता है, और उसके बाद 6 से 6 दूनी 12 किया जा सकता है। अब मैं देख रहा हूँ कि इनको 10 रुपया मिलेगा तो इनको 9 रुपया मिलेगा, यानी इनको 10x मिलेगा तो इनको 9x मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 1x का है, और ये क्या कह रहे हैं 12,000 रुपये अधिक प्राप्त किया, और हम कह रहे हैं x रुपये अधिक प्राप्त किया, अर्थात x बराबर 12,000 रुपये। अगर x बराबर 12,000 होता है तो इन्होंने कहा b को क्या मिला होगा, निश्चित रूप से b को 9x मिला होगा। 1x मतलब 12,000 होता है, तो 9x बराबर 12 9 108,000 हो जाएगा, 1,08,000 रुपये। कितने आसानी से व्यापार संभव हुआ और जिसका पैसा उसके पास पहुंच चुका है। आइए देखते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन है, ओ एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है जिसकी परित्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। तदनुसार बीसी बराबर 24 सेंटीमीटर और ओडी बीसी पर लंब है, तो ओडी की लंबाई बताइए। आओ देखा जाए, एक कोई चित्र बनाते हैं। ए बी सी, बीसी बराबर 24 है, और आप जानते हैं इसका जो परिकेंद्र होगा इसके मध्य बिंदु पर होगा, और ये कह रहे हैं 13 है, ये ऐसे परित्रिज्या 13 सेंटीमीटर। देखो ये परित्रिज्या, आप चाहो तो बना दो इसको, कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल सर्किल की यहाँ पर, लेकिन सर्किल आपने बना दिया। तो क्या पूछा गया, ओडी जो है बीसी पर लंब है, ओडी जो है बीसी पर लंब है, ये ओ है, ये लंब है, तो बताना है ओडी की लंबाई क्या है। सबसे पहला काम, ये 24 है और ये 26 है, तो बताओ ये कितना होना चाहिए, 10। बोलो ए भी कितना हो जाएगा, 10। पाइथागोरस से यहाँ पे समकोण तो जोड़ा चाहिए कि अगर ये 24, देखो 26 का स्क्वायर करोगे 676, 24 का स्क्वायर करोगे 576, घटाने पे 100 आया, 100 का वर्गमूल 10 होता है। अब ये 10 है, ध्यान रखना होगा, ये 10 है और ये बताओ 24 है और ये 13 का आधा आ गया। आपको पता होगा जिस अनुपात में ये बांटा जाएगा, ये क्योंकि एक समरूप त्रिभुज बन जाएगा, कि जिस अनुपात में, देखो त्रिभुज यहां से अगर देखा जाए सी बी ए, तो जिस रेशियो में इस भुजा को काटा गया है उसी रेशियो में इस भुजा को काटा जाएगा, तो ये बन जाएगा 12। बताओ, अब ये 24 था आधा 12 हो जाएगा, ये 26 था तो आधा 13 हो जाएगा। अब एक समकोण त्रिभुज आपके सामने है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होगा 144, घटाओगे तो 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 आएगा, और ये आपका हो जाएगा ओडी की लंबाई कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। ये चित्र आपके सामने है, ये रेखा गणित है, सामान्य रेखा गणित, और मेरे ख्याल से आप देखोगे जब लेखपाल के सिलेबस में रेखा गणित पर पाइथागोरस साफ साफ लिखा हुआ है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। मान लो उस आदमी का नाम ए है और अकेले ए उसे 5 दिन में कर सकता है, और ए उसका आदमी है और बी उसका बेटा है, दोनों मिलकर करते हैं तो 3 ही दिन में कर ले जाएंगे। अब इन दोनों का लघुत्तम निकालो तो आएगा 15।
तो 5 तियां 15 और 3 पचे 15। ध्यान से देखो, आदमी अकेले 3 यूनिट क्षमता है और बेटे के साथ उसकी क्षमता 5 है। इसका मतलब बेटे की क्षमता 2 आ गई। और अगर बेटे से कहा जाए जाओ पूरा काम अकेले करो, तो बेटा की क्षमता 2 है, इसे करने जाएगा तो 7 सही 1/2 दिन लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 7 सही 1/2 दिन लग जाएगा और उसका बेटा अकेले उस काम को समाप्त कर देगा। देख रहे हैं, वर्क एंड टाइम का एक सामान्य प्रश्न आपके सामने है। इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। डी व्यास वाले एक पाइप द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा? आप सोचोगे दुगना हो गया तो आधा समय लगेगा। जी नहीं, 1/4 समय लगेगा। आपको एक जानकारी होनी चाहिए, किसी पाइप से बहने वाली पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है। कितना होगा? व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात अगर व्यास, यहां ध्यान से देख लो कि व्यास है और ये क्षमता है और ये समय है, तो व्यास अगर 1 है तो उसकी क्षमता 1 है और समय लगा 40 मिनट। अब व्यास अगर 2 होगा तो क्षमता उसकी 4 हो जाएगी। अब 4 क्षमता से इसको आप काम करने जाओगे तो कितना समय लगेगा? केवल 10 मिनट लगेगा। 10 हो गया। व्यास और क्षमता आपस में समानुपाती, मतलब व्यास जैसे ज्यादा होगा तो क्षमता ज्यादा हो जाएगी, क्षमता ज्यादा हो जाएगी तो समय कम लगने लगेगा और आपका सवाल आपके पास देख सकते हैं। यदि अरविंद 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर दूरी कितने समय में तय कर लेगा? समय बताना है। देखो, 400 मीटर दूरी जाना, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। 400 मीटर की दूरी जाना है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा माने होता है 20 गुणा 5/18। इतना सेकंड का समय लगेगा। आओ काट लेते हैं। अब ये मैं देख रहा हूँ विकल्प सारे मिनट में दिख रहे हैं, चलो पहले सेकंड निकाल लेते हैं। तो कैसे हो सकता है? 20 25 100, 100 चौके 400, 18 चौके 72 सेकंड लगेगा। अब 72 सेकंड को आप चाहें तो मिनट बना लें, चाहे 72 सेकंड रहने दीजिए। कितना हो जाएगा? बटा 60 कर लो। 72 बटा 60 करेंगे तो 12 छंग 72, 12 25 60, यानी आ जाएगा 1 सही 1/5 मिनट। 1 सही 1/5 मिनट खर्च हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिनट में पूछा गया है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। यही बेसिक फार्मूला है जो हरदम सवालों में लगाया जाता है। लिखा 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तदनुसार वह 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार करेगी? आपको पता है जब वो प्लेटफॉर्म पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लस उस वस्तु की लंबाई के बराबर चलना पड़ेगा। 250 मीटर की रेलगाड़ी है, 520 मीटर का प्लेटफॉर्म है, बताओ कितना चलना पड़ेगा? 0 2 और 5 7, 5 2 770 मीटर चलना पड़ेगा। और चाल कितनी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 55 गुणा 5/18 होना चाहिए। 18 ऊपर चला जाएगा, इसी को काटना है। 11 पचे 55, 11 सते 77, 5 से और काट सकते हैं, 14 बन जाएगा। अब देखो दशमलव में आ रहा है। 14 14 8 112 हासिल 11, 14 3 14 11 25 और 5 से भाग दोगे तो 5 पचे 25, 5 चौके 20, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, अरे सेकंड, 50.4 सेकंड का टाइम पूरा लग गया। अब चूंकि सेकंड के नीचे कुछ होता नहीं, मिली सेकंड आ जाएगा, इसीलिए दशमलव लगा करके सेकंड में ही व्यक्त कर दिया गया। तो आपने देखा जब कोई ट्रेन किसी बड़ी वस्तु को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लिखा किसी आयत की लंबाई में 10 टन कमी कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करने के क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। भाई बात सोचो, कोई चीज 100 रही होगी, 10 टन कमी कर दिए तो 90 हो गया। अब ये 90 से फिर वापस जाना चाहता है तो 10 तो बढ़ाना पड़ेगा। किस में बढ़ाना पड़ेगा? 90 में, गुणा 100, यही इतना काटना पड़ता है। कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% की कमी करनी पड़ेगी। अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हैं तो फार्मूला लगा सकते हैं, x/100 - x × 100, है ना। लेकिन फार्मूला ना लगाएं तो बेहतर है। कितना फार्मूला याद कर पाएंगे? इतनी बड़ी गणित है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक आयताकार बक्से की तीनों विमाओं का योगफल 12 सेंटीमीटर है तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस बक्से के भीतर रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की छड़ की लंबाई बताओ। अब देखो यहाँ पर एक बात बताई गई है,
कह रहे हैं कि टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 है और तीनों विमाओं का योगफल 12 है, यानी a प्लस बी प्लस सी 12 दे रखा है। तो आप बताओ, क्या आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर दिया हुआ है 94। तो हम जानते हैं कि एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 47। क्या आप 3 संख्याएं ऐसी सोच पाएंगे जिनको जोड़ने पर 12 आता हो और उनका इस प्रकार गुणा करने पर 47 आता हो? क्योंकि बहुत छोटी संख्या है, बहुत आसानी से हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे अगर हम लिख दें 2 3 4 5 6 7, अभी देखो 3 4 3 7 5 12, 4 3 7 2 3 5 4, देखो यही मिल गया। इसको देखो 3 4 5, अब इसको यहाँ जांच कर लिया जाए। तो अगर 3 4 5 हम लेते हैं, 3 चौके 12, 4 पचे 20, 5 6 15, जी हाँ मिल गया। तीनों भुजाएं हो गई हैं 3 4 5। अगर तीनों भुजाएं मिल गई तो इसके अंदर रखी जा सकने वाले सबसे बड़े बांस की लंबाई क्या होगी? आप जानते होंगे √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 3 3 9, 4 चौके 16, 5 पचे 25, जोड़ो 16 9 25 25 50, √50। √50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 25 गुना 50 होता है 5√2। ये आपका उत्तर आ गया। उसके अंदर रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी बांस की लंबाई क्या हो जाएगी? 5√2 सेंटीमीटर। तो ये आपका 3D डायग्राम का सवाल है मेंस्ट्रुएशन में। इस सवाल को ध्यान से देखिए। एक विद्युत खंभे को और एक 80 मीटर लंबे पुल को पार करने में 240 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात बता दो। एक बात सोचो, एक विद्युत खंभे को पार किया तो 80 मीटर, एक विद्युत खंभे को पार किया और 80 मीटर लंबा पुल को पार किया। मान लो उसकी लंबाई कितनी है? यक्स। अच्छा, समय का अनुपात बताया गया। समय कैसे निकलेगा? जब विद्युत खंभे को पार करेंगे तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई चलेगी, 240 चलेगी, बोलो। और जब वो पुल को पार करेगी तो 240 प्लस 80 पार करेगी, 240 प्लस 80। बताओ, दोनों को जोड़ दिया जाए, 8 4 12, 320। अब ये 240 पार करने में इतना समय लगेगा और 320 ये पार करेगा। अब बस निशान लगा दो, काटने की कोशिश करते हैं। 4 के 24, हाँ 8 से काटो, 8 3 24, 8 चौक 32, 3:4 का समय लगेगा। कौन सा लगेगा? 3:4, क्योंकि इसमें 240 चलना पड़ेगा। देखो, ज़्यादा दूर चलना पड़ेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, कम दूर चलना पड़ेगा तो कम समय लगेगा। तो जब वो खंभा पार करेगी केवल 240 चलेगी और जब पुल पार करेगी 240 चलेगी, तो उनके जो समय का रेशियो आएगा वो आएगा 3:4। इतने आसानी से आप सवाल देख रहे हैं और लग जा रहे हैं। वास्तव में इन सवालों को कभी आप अपने हिसाब से लगाइएगा, तो जितने आसानी से उत्तर आप देख रहे हैं, जब आप ठीक ठाक अभ्यास कर लेंगे तब इतने आसानी से होना शुरू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें। लिखा, एक तालाब को 18 दिन में 45 व्यक्ति खोदते हैं। अगर तालाब को 15 दिन में खोदना है तो कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? भाई 18 आदमी थे, नहीं 45 आदमी थे तो 18 दिन लगा। अब की बार x आदमी थे, 15 दिन लगेगा। अब इस 15 से इसको काट दो, 18 3 54, x बराबर कितना आ गया? 54 आदमी लगेंगे। हो गया। इतना छोटा सवाल है। आगे सवाल देखें। लिखा, 10%, 20% और 25% छूट श्रृंखला के तुल्य साधारण छूट क्या होगा? देखो, छूट कैसे निकालते हैं। कोई चीज 100 है, 10% छूट है, इसका मतलब 90/100, 20% छूट है, इसका मतलब 80/100 और 25% छूट है, इसका मतलब 75/100। बस इसी को काटना है। ये 00 इससे कट गया, ये 00 इससे कट गया और 25 3 75, 25 चौके 100 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। आप देख रहे हो 9 दूनी 18 3 54। भाई 100 का सामान 54 का मिल रहा है, इसका मतलब छूट कितना मिला? 46%। बोलो, 100 का सामान 54 का मिल रहा है तो छूट कितना मिल गया? 46% का छूट मिल गया। इतने आसानी से आप लगा सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सुलेखा और अरुणिमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:8 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:9 हो जाएगा। उनकी आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर है?
देखो अगर आप मौखिक बताना चाहें तो यह सवाल आसान हुआ, क्योंकि जिसका अनुपात 9 था उसका 10 हो गया, जिसका अनुपात 8 है उसका 9 हो गया, यानी अनुपात में 1 अंक की वृद्धि हुई, वहाँ 5 अंक की वृद्धि हुई, यानी 1 अनुपात का मतलब 5 होता है, और इनका अंतर भी 1 का अनुपात है, इसका मतलब 5 वर्ष का अंतर आ जाएगा। आप तो मौखिक सोच सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है कि हम लगा कर देखना चाहते हैं, आइए लगा लेते हैं। तो आप मानोगे कि उसकी आयु है 9x और इसकी है 8x। 5 वर्ष बाद की बात करें तो +5 करोगे और तब पहुंचेंगे आप 10:9 पर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू 5 ही आ जाएगी। देखो 9 9 में 81x प्लस 9 5 45 बराबर 10 8 80x और प्लस 10 5 50। अगर 80 इधर आया तो x बचेगा और 45 इधर आएगा तो 5 बचेगा। इन दोनों की आयु में मैं देख रहा हूँ 1x का अंतर है और 1x बराबर 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन सवालों को देख लिया। अब आपके सामने आ रहा आखिरी सवाल, ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। एक सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा। देखो ऐसे सवाल लगाने के लिए आपको ऐसे बिंदी बना लेना चाहिए। तो सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन का औसत तापमान 37 था। आप लिख सकते हो 3 गुणा 37 बराबर 111 डिग्री, यानी इन तीनों दिनों का टोटल तापमान 111 है। अब मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान देखो तो 34 डिग्री बोल रहा है, तो 3 गुणा 34 भी कर लो तो आ जाएगा 3 चौके 12 3 3 10। अब यहाँ के बाद एक चीज और समझना है, यहाँ लिखना है सोमवार और यहाँ लिखना है बृहस्पतिवार। कहा गया है कि बृहस्पतिवार का तापमान जो है सोमवार के तापमान का 4/5 है। इसका मतलब हुआ अगर इसका तापमान x है तो इसका 4x/5 है। अब क्योंकि मुझे भिन्न सही करना होगा तो 5 को इधर लाना पड़ेगा, तो गुणा 5 कर लूंगा। तो अब आपके सामने आ गया कि सोमवार का तापमान 5x है और बृहस्पतिवार का तापमान 4x। इतना करने के बाद अब सवाल आपके पास एकदम आसान होगा। कैसे? देखो ये 5x है, सोमवार का तापमान 5x है। अगर इसमें हम इन तीनों दिनों का कुल तापमान 102 जोड़ दें तो चारों दिन का तापमान हो जाएगा। ऐसे ही बृहस्पतिवार का तापमान 4x है, अगर उस 4x में 111 जोड़ दें तो भी चारों दिन का तापमान हो जाएगा। अब यह भी चारों दिन का तापमान है, ये भी चारों दिन का तापमान है, पक्षांतर कर दो तो 4x इधर आएगा तो x बचेगा, 102 उधर जाएगा तो 9 बचेगा, x की वैल्यू 9 आ गई। अगर x की वैल्यू 9 आ गई तो सोमवार का तापमान 9 5 45 और बृहस्पतिवार का तापमान 9 चौके 36। किसका तापमान पूछा गया? बृहस्पतिवार का। बृहस्पतिवार तापमान कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। तो विद्यार्थियों हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप देखते जाएं, आपको बस धैर्य के साथ धीरे धीरे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अभी विश्राम करें और बाद में अचानक एग्जाम करीब आए तो 10-10 घंटा पढ़ना शुरू कर दें। गणित ऐसी चीज़ है जो एक दिन में नहीं हो पाती, लेकिन एक दिन जरूर हो जाती है। तो लगे रहिए हमारे साथ, हम आपकी गणित एकदम सही कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।